नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घन और घनमूल भाग 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम घन संख्याएं क्या होती हैं यह जानेंगे और इसके बाद घन संख्याओं के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। तो क्या आपको यह आकृति याद है? इसका नाम क्या है? अगर आपका उत्तर वर्ग है तो आप बिल्कुल सही हैं। वर्ग वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं सामान्य होती हैं। मान लेते हैं कि यह वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। इस 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग को अगर हम एक ऊंचाई दे दें तो जो हमें ठोस वस्तु प्राप्त होगा उसे हम घन कहते हैं। घन के 3 आयाम होते हैं और यह तीनों आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले हम कितने घन लें कि इनको मिलाकर हम एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बना लें, आइए इसका उत्तर हम मिलकर खोजें। सबसे पहले हमने एक घन लिया जिसके कि हर एक भुजा 1 सेंटीमीटर का है। इसके बगल में एक और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक और घन लगाया हमने। अब आप देख सकते हैं कि 2 आयाम हो गए, 1 सेंटीमीटर का और 2 सेंटीमीटर का। चलिए अब एक आयाम तो हो गया 2 सेंटीमीटर का, अब हम अगले आयाम को भी 2 सेंटीमीटर का बनाएं। इसको बनाने के लिए हम इन 2 घनों के ऊपर 2 और घन लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2 आयाम 2 सेंटीमीटर के हो गए, लेकिन अभी भी हमारा तीसरा आयाम 1 सेंटीमीटर का है। हमें इसे भी 2 सेंटीमीटर का बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम इन चारों घन के पीछे हम ऐसे ही और 4 घन लगा देंगे। तो इन चारों घनों के पीछे और 4 घन लगाने पर जो हमें अब ठोस वस्तु ज्ञात होगी उसके अब तीनों ही आयाम बराबर होंगे और वह सारे के सारे 2 सेंटीमीटर के होंगे। तो इस 2 सेंटीमीटर वाले घन को बनाने के लिए हमने 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन लगाए? तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले 4 आगे में लिए थे और 4 पीछे में, तो कुल हमारे पास हो गए 8। तो इन 8 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से मिलाकर हमने 2 सेंटीमीटर वाला एक घन बना लिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सारी भुजाएं 2 सेंटीमीटर की हैं और 2 को 2 से ही 3 बार गुना करने पर जो हमें संख्या ज्ञात होता है वह होता है 8। और 8 ही वह संख्या है जिसने कि हमने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को जोड़कर 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाया है। तो यहाँ पे हमने पाया कि वह संख्या जिसे एक प्राकृत संख्या से खुद से 3 बार गुना करने से हमें जो संख्या ज्ञात हो उस संख्या को हम पूर्ण घन या कहें तो घन संख्या कहते हैं। और इस प्रकार के पूर्ण घन को दर्शाने के लिए हम इन्हें कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं, जिसमें कि नीचे वाली संख्या हमें यह बताती है कि हम किस प्राकृत संख्या को गुना कर रहे हैं और ऊपर वाली संख्या हमें यह बताती है कि हम कितनी बार कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने 2 को 3 बार गुना किया इसलिए ऊपर में हमने 3 लिखा। तो घन संख्याएं प्राप्त करने के लिए हम एक प्राकृत संख्या को उसी से 3 बार गुना करते हैं। तो 1 को 3 बार 1 से गुना किया तो हमें 1 ज्ञात हुआ। अभी अभी हमने 2 को गुना कर यह देखा कि हमें 8 ज्ञात होगा। 3 को 3 से 3 बार गुना करेंगे तो हमें 27 ज्ञात होगा। इसी प्रकार 4 को 4 से 3 बार गुना करने पर 64 व 5 को 5 से 3 बार गुना करने पर 125। इसी प्रकार 6 को 6 से 3 बार गुना करने पर 216, 7 को 7 से 3 बार गुना करने पर 343, 8 को 8 से 3 बार गुना करने पर 512 और 9 को 9 से 3 बार गुना करने पर 729 और अंतिम में 10 को 10 से 3 बार गुना करने पर हमें 1000 ज्ञात होगा। यह 10 बहुत ही महत्वपूर्ण घन संख्याएं हैं और यह बड़ा ही सरल तरीका है किसी भी प्राकृत संख्या का घन संख्या प्राप्त करना कि हम उसे ही उससे 3 बार गुना कर लें। इन महत्वपूर्ण घन संख्याओं को दर्शाते हुए हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर आप इन घन संख्याओं को लिख लें और इन्हें याद रखने की कोशिश करें। अब घन संख्याओं को इस प्रकार लिखने के बाद हमने यह पाया कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सब विषम संख्याओं के घन भी विषम हैं और जितने भी सम संख्याएं हैं उन सब के भी घन सम हैं। तो यहाँ से हमें एक रोचक तथ्य ज्ञात हुआ। वह यह हुआ कि सम संख्याओं का घन जो होगा वह हमेशा एक सम संख्या ही होगा और विषम संख्याओं का भी घन जो होगा वह एक हमेशा विषम संख्या ही होगा। तो जैसा कि हमें मालूम है सम संख्याएं वह होती हैं
जिनके इकाई स्थान पर या तो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, जैसे कि 12, 34, 58, 76 व 90। आप इन सब में देख सकते हैं कि इनके इकाई स्थान पर या तो 0 है, या तो 2 है, या 4 या 6 या फिर 8 है। ठीक इसी प्रकार विषम संख्याएं वह होती हैं जिनके इकाई स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो व 9 हो, जैसे 21, 39, 55, 73 व 97। आप देख सकते हैं कि इन सब के भी इकाई स्थान पर या तो 1 है, या 3 है, या फिर 5, या फिर 7 या फिर 9 है, और इन सब वाले संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो अब आपके लिए मेरे पास एक प्रश्न है कि 17 का घन संख्या सम होगा या विषम होगा। आपको मैं इसका उत्तर आगे वीडियो में दूंगा। तब तक आइए हम आगे बढ़ें। 10 के बाद हमने कुछ और प्राकृत संख्याओं के घन संख्याएं ज्ञात की। इन घन संख्याओं को ज्ञात करने के बाद हमें एक और रोचक तथ्य ज्ञात हुआ। वह यह हुआ कि जिन भी संख्याओं के इकाई स्थान पर 1 है, उनके घन संख्याओं के भी इकाई स्थान पर 1 है। जिन भी प्राकृत संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 है, उन सब के घन संख्याओं के इकाई स्थान पर 8 है, और जिन भी प्राकृत संख्याओं के इकाई स्थान पर 3 है, उन सब के घन संख्याओं के इकाई स्थान पर 7 है। इसी प्रकार इकाई स्थान पर जिनके 4 है, उनके घन संख्याओं के इकाई स्थान पर भी 4 है। तो इस रोचक तथ्य पर हमने एक सारणी तैयार की, जिसपे हमने यह पाया कि 0, 1, 4, 5, 6 व 9 जितने भी ऐसे प्राकृत संख्याएं हैं जिनके इकाई अंक में सिर्फ यह अंक हो, उनके घन संख्या वाले इकाई अंक में भी यही अंक होते हैं। और जितने भी प्राकृत संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई अंक में 2, 3, 7 व 8 हो, उनके घन संख्या के इकाई अंक में अलग अंक होते हैं। तो इनको हमें याद रखने के लिए बस यह याद रखना है कि अगर किसी प्राकृत संख्या के इकाई अंक में 2 है, तो उनके घन संख्या के इकाई अंक में 8 होगा। व अगर प्राकृत संख्या के इकाई अंक में 8 है, तो उनके घन संख्या के इकाई अंक में 2 होगा। और इसी तरीके से अगर किसी प्राकृत संख्या के इकाई अंक में 3 है, तो उसके घन संख्या के इकाई अंक में 7 होगा। वह किसी प्राकृत संख्या के इकाई अंक में 7 है, तो उसके घन संख्या के इकाई अंक में 3 होगा। अगर आप चाहें तो इसे लिखकर याद रखें। अब जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 17 का घन संख्या सम होगा या विषम होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 17 के इकाई स्थान पर 7 है, तो यह एक विषम संख्या है, और हमें मालूम है कि विषम संख्या का घन संख्या जो होता है वह भी एक विषम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 17 का जो घन संख्या होगा वह भी एक विषम संख्या होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसी से 3 बार गुना करने पर जो हमें संख्या ज्ञात होती है उसे हम घन संख्या कहते हैं। और इसके बाद हमने कुछ घन संख्याओं के रोचक तथ्यों के बारे में भी जाना। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले कुछ रोचक प्रतिरूप के बारे में सीखेंगे, और अंतिम में हम घन और उनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।